गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट टर्म पे मैंने आपको इसकी पीडीएफ भेजी थी, आप लोगों ने आई होप आप अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम इसमें बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। Financial statement analysis is a systematic numerical representation of the relationship of one financial fact with the other to measure the profitability, operational efficiency, solvency, and growth potential of the business. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक आपका एक सिस्टमेटिक एक प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है किसी भी फाइनेंशियल फैक्ट की दूसरे प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन के साथ, जो भी उसकी ग्रोथ एंड पोटेंशियल होती है बिजनेस की। आपकी जो बिज़नेस को ग्रोथ अप करने के लिए या उसकी बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी फाइनेंशियल फैक्ट में रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब टाइप आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो उसमें होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में मतलब जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं फाइनेंस के, मतलब जो लॉन्ग टर्म टर्नओवर निकाले जाते हैं, अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट टर्म अमाउंट का जो हम कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट टर्म टर्नओवर निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वर्टिकल एनालिसिस एक आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल। एक आपने 11th में पढ़ी थी वो आपकी वर्टिकल थी और अब जो पढ़ रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये सारी बैलेंस शीट से रिगार्ड एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब बाहर का हमें कॉस्ट आउटपुट ये सारी चीज़ें नॉलेज में लाना, और इंटरनल एनालिसिस में मतलब जो भी हमारे फर्म के अंदर चल रहा है, कंपनी के अंदर चल रहा है, उन सबको हम एक्सप्लेन करें, एनालाइज को हम अंडरस्टैंड करें। अब प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे किसी भी डाटा का, जो भी हमारे पास है कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी, उसका हम रीअरेंज करेंगे कि सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे, देन उसके बाद रेशियोज़ कैलकुलेट करेंगे, देन कैश फ्लो बनाएंगे, बीच में कंपैरेटिव भी करेंगे। तो एक पूरा प्रोसेस में चलना, कोई भी रीअरेंजमेंट हम करेंगे प्रॉपर वे में कि सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, देन P&L अकाउंट बनाया, देन बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने रेशियोज़ कैलकुलेट करे, देन कंपेयर करा दोनों के बीच कंपैरिजन, देन उसके बाद कैश फ्लो कि हमने फ्लो ऑफ कैश कैलकुलेट करके देखा कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश में फ्लो हुआ है या कैश यूज्ड हुआ है। दूसरा प्रोसेस में है कंपैरिजन कि हम किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करें। जैसे मैंने रीअरेंजमेंट डाटा में तो बता दिया कि आपने कोई सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, अपने पास सारा डाटा आपके पास आ गया, जिसमें ट्रेडिंग भी है, P&L भी है, बैलेंस शीट भी है। बैलेंस शीट से आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं डाटा का आगे का। फिर कंपैरिजन में अब क्या है, आपके पास जब डाटा पूरा है, प्रॉपर है, अच्छे से, तो अब आप उसे कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से इस ईयर का। फिर एनालिसिस में आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे कि आपने प्रीवियस ईयर में क्या एनालाइज किया था, कि आपका किस चीज़ से आपको बेनिफिट मिला था, किस चीज़ से आपको लॉस मिला था। तो उसमें एनालिसिस की स्टेज है कि आप उसमें पूरा एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। फिर देन इंटरप्रिटेशन मतलब आप पूरी उसमें अपनी जो भी सजेशन है या फिर कोई भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ें आप इंटरप्रेट करें। फिर आता है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब कोई भी हम एडवांटेज की अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उसमें हमारे एक तो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सिक्योर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला रहे हैं तो हम सबसे पहले सबको बता दें, नहीं, मैं उसे एक सीक्रेट रखा जाता है कंपनी में, उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिट एनालिसिस कि वो कितना हमें क्रेडिट दे सकता है,
डेप्ट एनालिसिस कितने हम उस पर डिवेंचर्स और लोन इशू कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन कितना हम उसमें शेयर या फिर प्रॉफिट या डिविडेंड पे आउट करेंगे। फिर जनरल बिजनेस एनालिसिस, फिर हम पूरी बिजनेस को ओवरऑल एनालाइज करेंगे कि हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली रन आउट करेंगी इन सब एक्टिविटीज़ को फॉलो करके, या फिर इसमें कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। तो हम ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखते हैं। फिर लिमिटेशन की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो लिमिटेशन में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेबर फोर्स या पब्लिक रिलेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम क्या जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं उन सबको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, क्वालिटेटिव को इग्नोर कर देंगे, जिसमें हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट की या लेबर की या फोर्स की या पब्लिक रिलेशन ये सब चीज़ें जिसमें देखी जाती हैं हम उन सबको इसमें क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और अपना एक प्रॉपर जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है उसे रखेंगे। फिर सफरिंग फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्टोरिकल नेचर, जो भी हिस्ट्री है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्राइस लेवल चेंजेस दिखते हैं कि पहले इतना प्राइस था किसी प्रोडक्ट का फिर इतना हो गया, जो अप एंड डाउन्स आते हैं उन सबको भी हम हटा देंगे। ये हमारी निगेटिव पॉइंट है, लिमिटेशंस हैं। फिर द रिजल्ट ऑप्टेन ऑफ एनालिसिस मिसलीडिंग ड्यू टू द विंडो ड्रेसिंग। अब जैसे विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, जैसे आप विंडो शॉपिंग करते हो है ना, कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें मिसगाइड कर देती हैं, मिसलीड कर देती हैं। तो वही चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं तो वो हमारा मिसलीड हो रहा है कहीं। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अफेक्टेड बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड बियस ऑफ द एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारा अफेक्टेड होता है पर्सनल एबिलिटी से, या कुछ उसमें बियास हो जाए, कोई भी मतलब उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो उन सब से, या फिर कोई उसमें इंटरफेरेंस कर दे या गलत इन्फॉर्मेशन या झूठ बोले और झूठा डाटा दे तो उससे क्या हो जाता है, हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल जाता है, उसमें सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। अब पार्टी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारी पार्टी कौन सी होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होती हैं, हमारी होती हैं शेयर होल्डर फंड, इन्वेस्टर और ऑनर। ये सारे लोग होते हैं जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों, एरिया इंटरेस्ट में उनका क्या बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी देखना। दूसरा होता है मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से हम मैनेजमेंट करेंगे कि हम अपने पास शॉर्ट टर्म पैसा और लॉन्ग टर्म पैसा रखते हुए चलेंगे, या लायबिलिटी ऑफ कंसर्न से हम करेंगे कॉन्टैक्ट, या प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट में हम फोकस करते हुए चलेंगे, या सप्लायर्स और क्रेडिटर्स की हम फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि उनकी कंडीशन कैसी है, पैसे की उनके पास पैसा है या नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब उसमें वो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है या लिक्विडिटी पोजीशन है, मतलब कंपनी डूबने वाली है या फिर अभी चलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, रिकवर भी हो सकती है, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बैंकर्स देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से बैंक, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या फिर एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, गवर्नमेंट एजेंसी पे भी फोकस करेंगे हम, रिसर्चर पे भी फोकस करेंगे। अब आता है सेकंड टॉपिक, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि टूल क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को या फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी को देखने के लिए क्या चीज़ या क्या टेक्निक होती हैं जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं स्टेटमेंट की। सबसे पहला होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर करें। और कंपेयर कैसे किया जाएगा, जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट है और करंट ईयर के बैलेंस शीट है उन दोनों के स्टेटमेंट को हम देखेंगे, देन हमें एनालिसिस हो जाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। फिर हम कंपैरेटिव करेंगे इनकम स्टेटमेंट का,
जिसमें हम परसेंटेज से टोटल इनकम जो हमने पूरे साल अर्न करी उससे हम परसेंटेज, जो भी हम परसेंटेज ऑफ आइटम्स होते हैं उनसे हम कैलकुलेट करेंगे। देन हमें पता चल जाएगा, या फिर जो भी हमारे खर्चे हैं 2 और अकाउंटिंग ईयर के, उसका हम कंपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। अब इनकम स्टेटमेंट का हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये आपको सीखना भी पड़ेगा, चैप्टर 3 आपका इस पे ही बेस्ड है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर बनता है, फिर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब इसे कैलकुलेट करना मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिखाऊंगी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अभी ये फॉर्मेट है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर अदर इनकम आती है, फिर टोटल रिवेन्यूज़ होते हैं, फिर टोटल रिवेन्यूज़ के बाद हम इसमें एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज आती है, चेंज इन स्टॉक आता है, जिसमें चेंज इन स्टॉक में फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस होता है, या फाइनेंस कॉस्ट होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो हम इससे टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं, इनकम टैक्स माइनस करते हैं, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। इस तरीके से हमारा ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट होती है। फिर आता है कंपैरेटिव ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारा इनकम था। अब हम बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट के लिए अगर आपने फॉर्मेट पूरा याद कर रखा होगा पीछे जो मैंने बैलेंस शीट दी थी, तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब इसमें कैलकुलेट करना मैं नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी कैसे होता है, बस फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए। उसमें हम कंपेयर करते हैं किसके बीच, एसेट और लायबिलिटी के बीच, 2 और मोर अकाउंटिंग ईयर के बीच, जो भी ईयर की होती हैं उन सब एसेट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, परसेंटेज जो टोटल इनकम अर्न एंड एक्सपेंस की है, टोटल इनकम और एक्सपेंस की हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। इधर हम एसेट और लायबिलिटी के बीच रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आपका ओवरऑल आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है थर्ड टूल, होता है हमारा रेशियो एनालिसिस। आपने रेशियोज मैथ्स में पढ़े होंगे, क्या होता है वो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ आइटम कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। मतलब जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, अपनी ट्रेडिंग बनाई है, P&L बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है, या फिर जो भी हमने कॉमन साइज बनाया है या फिर कंपैरेटिव बनाया है, तो उन सब में हम अपना पूरा बेस्ट एंड बेस्ट रेशियो एनालाइज करें, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, फॉर्मूलेज लगाएं। अभी मैं रेशियोज में आपको बहुत सारे फॉर्मूले सिखाऊंगी, वो आपका चैप्टर 4 का पार्ट है। तो यहाँ से आपकी मेनली बेसिकली इस बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप इस चैप्टर को समझ सकते हो, स्टार्ट हो रहा है। तो रेशियो एनालिसिस में आपको सारे रेशियोज़ के फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, देन उसके बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर हो पाएगा। बुक बहुत इजी है, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए और चीज़ें याद करते हुए चलना पड़ेगा, तब आप इस बुक में 20 आउट ऑफ 20 कवर कर सकते हैं। और ये कंपलसरी भी है, आपको अगर बोर्ड में पास होना है अच्छे नंबरों से, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 इस बुक में कवर करने ही होंगे, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट बुक कहा जाता है इसे। इससे आगे चीज़ें टफ ही होनी है, ईजी नहीं होंगी, इसलिए इस बुक को अच्छे करते हुए चलिए। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका क्या होता है, फ्लो ऑफ कैश देखते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो, कि कैसे हमारा पैसा बाहर जा रहा है और कैसे कौन सा पैसा हमारे पास आया है। फिर हम क्या करते हैं, कैश का इक्विवेलेंट देखते हैं कि हमारा जो कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस और प्लस क्लोजिंग कैश बैलेंस, उसका ओवरऑल बैलेंस फाइनेंशियल। उसमें हमारी 3 एक्टिविटी बनती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम पहले बनाएंगे, फिर इन्वेस्टिंग बनाएंगे, फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे। सब पर्टिकुलर ईयर की प्रॉपरली 2 बैलेंस शीट डेट्स के साथ हम ये सब चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, ये हमारा चैप्टर 5 भी है। सो बेसिकली आप ये थ्योरी पोर्शन पूरा कवर कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। 2 to 3 मार्क्स की या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स की मैक्सिमम आपको इसमें बोर्ड में मिलेंगी, 2 या 3 मार्क्स की मिलती है, और आपका 4 मार्क्स का हो गया वो वाला प्रीवियस चैप्टर, तो 5 to 6 मार्क्स दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसलिए आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए दोनों चैप्टर। अब हम 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर करेंगे थर्ड नेक्स्ट टर्न पे, बट अभी आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए।